आई होप कि आप सभी लोग रिवाइज किए होंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई? प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर रजिस्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था? वोल्टेज और करंट हमारा जो थे वो क्या थे? सेम फेज में थे ना। फेज एंगल वहाँ पे आपको 0 देखने के लिए मिला था, ठीक है, प्योर रजिस्टिव सर्किट में। और वहीं पे हमने देखा था कि जो प्योर रजिस्टिव सर्किट होते हैं ये पावर को क्या करते हैं भाई? लॉस करते हैं। किसके रूप में? हीट के रूप में। यहाँ पे आपको एक्टिव पावर देखने के लिए मिला था। एक्टिव पावर क्या होता है? P बराबर VI cos फाई। फाई का मान यहाँ पे 0 और cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे पावर आपको देखने के लिए मिला था P बराबर VI, ठीक है। जो एक्टिव पावर था वो आपके अपरेंट मतलब टोटल पावर के बराबर था। ये हमने किस में देखा था? प्योर रजिस्टिव सर्किट में। वो पावर को वापस नहीं करता था सप्लाई को, बल्कि वो क्या करता था? लॉस कर देता था। किसके रूप में? मतलब जो एक्टिव पावर होता था ये क्या होता है भाई? ये मतलब कार्य कराता है, ठीक है। जैसे ये पंखा है, पंखा का कार्य क्या है? चलना। और चलने के लिए बल आघूर्ण चाहिए। बल आघूर्ण जो प्रदान करता है वही होता है एक्टिव पावर, ठीक है। और यहीं पे हमने देखा था हमारा जो प्योर इंडक्टिव सर्किट था उसमें हमने देखा था कि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, लैग कर गया था, जिससे हमें फेज एंगल देखने के लिए मिला यहाँ फाई बराबर, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल फाई बराबर वो मिला आपको भाई 90 अंश, ठीक है। इस फेज एंगल के कारण जो 90 अंश करंट लैग कर गया वहाँ पे आपको देखने के लिए मिला एक्टिव पावर। यहाँ पे फिर आपको देखने के लिए नहीं मिला, मतलब यहाँ पावर लॉस नहीं हो रहा है प्योर इंडक्टिव में, बल्कि पावर वो जो हो रहा है वापस हो जा रहा है। तो इस केस में हम देखें रिएक्टिव पावर जो है वो आपको मिला। रिएक्टिव पावर क्या होता है? Q बराबर VI साइन फाई, VI साइन फाई। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर आपको देखने के लिए मिला कितना? VI, ठीक है। ये जो रिएक्टिव पावर है हमने पढ़ा, यही पावर रिस्पॉन्सिबल होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कराने के लिए। चुंबकीय फ्लक्स कौन सा पावर उत्पन्न कराता है? रिएक्टिव पावर। इमेजिनरी पावर हम इसे कहते हैं, वाटलेस पावर भी हम इसे कहते हैं। आज हम पूरा इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अरे अंकित ये क्या है यार? ठीक है। तो मतलब मेन आपको देखिए याद करके रखना है, कार्य कौन कराता है? कौन सा पावर? एक्टिव पावर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा उत्पन्न कराता है? रिएक्टिव पावर। और ये जो रिएक्टिव पावर होता है ये कहाँ पे होता है भाई? करंट जो होता है इसमें इंडक्टर के केस में 90 अंश क्या होता है? लैग कर जाता है, ठीक है। और कैपेसिटर के केस में वहाँ पे करंट आपका क्या था? लीड करा था, ठीक। ये क्लियर है ना एकदम? हाँ, इतना क्लियर रहेगा तभी आज हम पढ़ेंगे RL सीरीज सर्किट। क्या पढ़ेंगे भाई? RL सीरीज सर्किट, इसे कहते हैं RL श्रेणी परिपथ, ठीक है। एक ऐसा परिपथ, यहाँ पे आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, एक ऐसा परिपथ जिसमें R और L किसमें लगे हों भाई? श्रेणी में लगे हों। R और L किसमें लगे हों? श्रेणी में। तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं? RL श्रेणी परिपथ है, ठीक है। देखिए परिपथ बना लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये मान लीजिए हम आपका रेजिस्टेंस बना दिए और यहाँ पे इंडक्टर लगा दिए भाई, और फिर हमने इसको AC सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक। AC सप्लाई से क्या किया भाई? जोड़ दिया। ये है आपका V max साइन ओमेगा T, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सीरीज परिपथ पढ़ाया गया था, याद है ना? अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये इंडक्टर है, इसका मात्रक, इंडक्टर का मात्रक होता है हेनरी, ठीक है। इसे H से प्रदर्शित करते हैं इसके मात्रक को। ये रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक ओम होता है। अब इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसे हम कह दे रहे हैं भाई VR है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे हम क्या कहा? VR है, ठीक है, यहाँ पे। और इस इंडक्टर के अक्रॉस
जो वोल्टेज ड्रॉप है हमने इसे कह दिया ये VL है, ठीक है। रजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसे हमने क्या कहा भाई, VR है, और इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसे हम क्या कह दिए, VL है। समझ में आया इतना, ठीक। यहाँ से जो करंट गई होगी वो मान लीजिए I है आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे हम देखते हैं फेजर डायग्राम। क्या देखेंगे भाई, फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। इसको ध्यान से समझिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आपको बताया था श्रेणी परिपथ में, हमने बताया था कि अगर किसी परिपथ का फेजर डायग्राम बनाना है तो हमें उसमें एक रेफरेंस वैल्यू लेनी होती है। मतलब किसके सहारे हम उसको दिखाएंगे, किसको रेफरेंस मान के हम उसको खींचेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था किसी परिपथ में जो राशियां समान होती है उसी को हम मान लेते हैं रेफरेंस। और हमने लिखवाया था कि श्रेणी में हमारा करंट क्या होता है, समान होता है, तो हम इस करंट को क्या लेंगे, एज ए रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमने पैरेलल सर्किट में बताया था, उसमें किसको रेफरेंस लेना है, वोल्टेज में, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज समान होती है आपकी, है ना, वहाँ पे क्या होती है, वोल्टेज समान होती है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर में क्या होता है, फ्लक्स समान होता है, वो फ्लक्स पूरा इधर उधर घूमता है, तो वहाँ पे फ्लक्स लेंगे जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। अब देखिए भाई, अगर मान लीजिए चलिए हम इसको रेफरेंस दिखा दे रहे हैं यहाँ पे हमने क्या ले लिया भाई, करंट। हमने यहाँ पे करंट को क्या दिखाया, रेफरेंस दिखा दिया, ठीक है। करंट को क्या ले लिया, रेफरेंस। अब देखिए अगर इस परिपथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस होता तो हमारा ये जो वोल्टेज है VR करंट के सेम फेज में होता। करंट और वोल्टेज क्या होते हैं भाई, सेम फेज में होते हैं, बात सही है ना, यस सर। करंट और वोल्टेज सेम फेज में, ये है आपका VR। अगर हमारा ये प्योर इंडक्टर होता तो हमारा जो करंट है वो 19 डिग्री क्या हो जाता भाई, 19 डिग्री ये करंट क्या हो जाता, वोल्टेज से पीछे हो जाता, इस VL से 19 डिग्री पीछे हो जाता। मतलब यहाँ पे वोल्टेज अगर आपको दिखाना है तो 19 डिग्री यहाँ पे आगे दिखा दीजिए। दोनों बात ये कही हुई, करंट चाहे 19 डिग्री पीछे, चाहे वोल्टेज 19 डिग्री आगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमने दिखा दिया। लेकिन हम सभी जानते हैं भाई, क्योंकि ये दोनों हैं टोटल सर्किट में, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। तब क्या होगा, हमारा जो मेन वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, वो बीच का रास्ता निकालेगा करंट से। तो हम ये बीच वाला जो है टोटल वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे वोल्टेज बटे हुए हैं ना, एक V यहाँ पे है, VR यहाँ पे है, मतलब ये हमारा सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज, बट गया है वोल्टेज ना। तो रिजल्टेंट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज निकालने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, ठीक है ना। वो मेथड कौन सा है, जैसे टोटल हमको वोल्टेज निकालना है, VL और VR को जोड़ना है, ठीक है ना, तो हम ऐसे ही नहीं जोड़ देंगे। इसके लिए आपको एक मेथड यूज किया जाता है, इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचिए, ऐसे ऐसे रेखा खींच लीजिए भाई, और इसके समांतर यहाँ पे रेखा खींचिए, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटें वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा भाई। और यहाँ से आप इसको मिला दीजिए ऐसे, ये जो रेखा आपको मिलेगी ये दिखाएगी आपको रिजल्टेंट वोल्टेज को दिखाएगी। किसको दिखाएगी भाई, रिजल्टेंट वोल्टेज को। और ये मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा करंट है जो ये जा रही है, और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। अब हम कह दे रहे हैं भाई ये फाई कोण से आगे है, 90 डिग्री से नहीं, कितना, फाई कोण से इस करंट से आगे है, जो करंट हमारी जा रही है, कितना, फाई, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसी को हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, वोल्टेज ट्रायंगल। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बाहर निकाल लीजिए। चलिए हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल हम इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरा वोल्टेज ही यहाँ पे दिख रहा है ना, वोल्टेज ट्रायंगल, क्योंकि पूरा, देखिए ये वाला हम बाहर निकाल के बना ले रहे हैं। कैसे बनेगा वोल्टेज ट्रायंगल के रूप में, ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। देखिए
यही बाहर निकाल ले रहे हैं भाई। ये है आपका VR और ये आपका है VL और इसको ऐसे मिला दीजिए, ये आपका हो गया टोटल वोल्टेज V, सप्लाई वोल्टेज। और ये आपका है भाई फाई, ये क्या है फाई है। ये समझ में आया कि नहीं ये चीज़? ठीक है, ये समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज V बराबर, वेक्टर लगा के लिखेंगे V बराबर आपका VR प्लस VL, VR प्लस VL। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए V का स्क्वायर आपको मिल जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, या सिर्फ V बराबर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ से होगा भाई VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं V बराबर होता है IR का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा I, इसमें जो करंट का अपोज करेगा हम उसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसको कहते हैं XL का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप I कॉमन ले सकते हैं, अच्छा ये स्क्वायर है ध्यान दीजिए, तो अगर यहाँ पे आप V बराबर लेंगे तो ये देखिए I स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए I स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक में R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आगे, अब ये I बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा V बराबर भाई क्या मिलेगा I अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, या तो देखिए यहाँ पे I का मान आप निकाल सकते हैं, कितना मिल जाएगा V बटे में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, और यही जो होता है भाई यही होता है इम्पीडेंस। ये I बराबर आप लिख सकते हैं V अपान में Z। ये इम्पीडेंस क्या होता है भाई, इम्पीडेंस देखिए जिस परिपथ में रजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस तीनों मिलके धारा का विरोध करें तो उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। जिस परिपथ में दो या दो से अधिक राशियां मिलके धारा का विरोध करें तो हम उसी को कहते हैं इम्पीडेंस। अब यहाँ पे देखिए धारा का विरोध ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इम्पीडेंस हुआ ये Z। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये करता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। लेकिन जिसमें भाई एक्सियल भी धारा का विरोध कर रहा है जिस परिपथ में, अब जैसे इस परिपथ में धारा का विरोध ये R भी कर रहा है और ये L मतलब यहाँ पे एक्सियल होगा, ठीक है ना, R भी और एक्सियल भी धारा का विरोध कर रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे इम्पीडेंस है। तब यहाँ पे क्या है, इम्पीडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ भाई ये जो Z है ये क्या है, इम्पीडेंस। इसे हम कहते हैं हिंदी में प्रतिबाधा। इसे क्या कहते हैं हिंदी में भाई, प्रतिबाधा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट करिए। चलिए देखिए भाई आ गया। आइए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए ना, ये फेजर डायग्राम में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई। देखिए अब हमने यहाँ पे रेफरेंस I लिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे रेफरेंस क्या ले लिया भाई, I के सहारे हम सभी को ग्राफ मतलब सभी को दिखाएंगे फेजर को। देखिए ये I और वोल्टेज में अब क्या प्रभाव होगा इन दोनों के कारण। अगर भाई सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस होता तब तो ये I कहता कि वोल्टेज हमारे साथ चलो सेम फेज में,
लेकिन यहाँ पे प्योर अगर इंडक्टर होता, प्योर इंडक्टिव सर्किट होता, तब ये क्या कहता है भाई, करंट ये वोल्टेज को आगे बढ़ा देता। तब ये करंट क्या कहता, वोल्टेज भाई तुम आगे चलो, हम पीछे चलेंगे 90 अंश। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया दोनों प्योर के केस में। लेकिन अब फिर दोनों में लड़ाई होगा भाई, कहेगा नहीं तुम मेरे साथ चलो, नहीं तुम मेरे साथ चलो। तो ये वोल्टेज कहेगा ऐसा करो यार, तुम लोग लड़ाई मत करो, हम बीच का रास्ता निकालते हैं। तो ये वोल्टेज क्या करेगा, एक बीच का रास्ता निकाल लेगा, ये वाला, कि हम ना तो इधर जाएंगे ना तो इधर जाएंगे, हम चलेंगे बीच में। कहें तुम भी अपना यहाँ रहो, तुम भी यहाँ रहो, लेकिन हम जो है भैया हम कहाँ चलेंगे, बीच में चलेंगे यहाँ से। ये बिल्कुल बीच वाला नहीं है। अब क्योंकि ये VL है, ये VR है, तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि बीच में से जाएगा कि कहाँ जाएगा, है ना। तो हमने मान लिया ये इधर से, लेकिन इतना तो कंफर्म है भाई, इस इंडक्टर के होने के कारण ये करंट जो है वोल्टेज से लैग तो करेगा, लीड तो करेगा नहीं। जब भी करेगा तो लैग ही करेगा ना, लैग करेगा या तो सेम फेज में रहेगा, लीड नहीं करेगा वोल्टेज। तो क्या करेगा, करंट से लैग ही करेगा। तो हमने मान लिया भाई वो 5 डिग्री लैग कर रहा है। कौन, ये करंट वोल्टेज से, इस मेन वोल्टेज से कितना, 5 डिग्री पीछे चल रहा है। हमने ऐसा मान लिया। अब इस 5 का मान निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया, कहने का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल कितना है, 5 है। समझ में आया ना। इसको जाना रूम पे भाई, घर पे जाना, खींचना, बनाना और सोचना, हाँ ये 5 कैसे आया, 5 क्या है, अच्छा ये लैग ही क्यों कर रहा है, लीड क्यों नहीं किया, ये सब सोचना है, बनाना है, तब ये चीज़ें दिमाग में घुसती हैं ना। ठीक। अब देखो भाई, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर क्या निकालेंगे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है भाई, cos 5 होता है ना, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। मतलब यहाँ पे रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप बटे में सप्लाई वोल्टेज, ये होगा आपका पावर फैक्टर। तो यहाँ से फाई का मान आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से cos इनवर्स VR बटे में V। देखिए फाई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल इजीली फाई का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना इतना, हाँ क्लियर है ना भाई। हाँ चलिए ये लिख लीजिए, पावर फैक्टर लिखिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अभी इम्पीडेंस ट्रायंगल देख लें भाई, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग बना चुके होंगे ये। ठीक, अब हमारा मेन ये चलेगा, यही डायग्राम चलेगा हर जगह। ठीक, ये वोल्टेज ट्रायंगल चलिए फिर से बना दे रहे हैं। पावर फैक्टर से लिख लीजिए, इतना आगे नीचे ही करके आप लिखते जाइए। तो हमने वोल्टेज ट्रायंगल देखा भाई, हमने वोल्टेज ट्रायंगल में क्या देखा, ये आपका VR था और ये आपका VL है ना, और ये आपका टोटल वोल्टेज जो था। ठीक है, ये वोल्टेज ट्रायंगल आपको, और ये फाई है। ठीक है, ये आपका क्या मिला था भाई, V मिला था। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं VR बराबर IR लिख सकते हैं, और ये VL बराबर, अभी हमने पीछे लिखा हुआ है आप देखेंगे, तो VL बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं IXL, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज है तो IZ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल वोल्टेज है तो IZ अभी मिला था ना। ठीक, अब देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, तीनों में करंट कॉमन है, तो हम इन सभी में क्या करेंगे, करंट का भाग दे देंगे। जैसे कि इसमें हम करके दिखाते हैं, तो जैसे V बराबर है IZ, करंट का भाग देंगे तो ये I हो जाएगा, और यहाँ भी I हो जाएगा, तो ये I से I कट गया, तो मतलब यहाँ पे बचेगा सिर्फ Z। जैसे यहाँ पे बचेगा सिर्फ R, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ XL। तो हम जो अब बनाएंगे, हम इसे कहेंगे भाई इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या कहेंगे,
अब नेक्स्ट ये हमारा वोल्टेज ट्रायंगल था, भाग देने के बाद जो आएगा उसे हम कहेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या मिला भाई, ऐसे बना लीजिए आप त्रिभुज एक पहले सिंपल सा ऐसे, ये आपका फाई है, ठीक, ये आपका क्या है इम्पीडेंस, ये आर है भाई, और यहाँ पे एक्सएल है और यहाँ पे जेड है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। बात समझ में आया। अब देखिए, अब इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो आप यही निकाल लीजिए भाई। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको, ये कौन सी लाइन है, और ऐसे अगर आप इसको दिखाना चाहें तो देखिए यहीं पे अब आपको पता चलेगा, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं भाई, इमेजिनरी लाइन है ना, और ये जो लाइन है ये रियल लाइन है। तो देखिए यहीं से हम z बराबर लिख देते हैं, ऐसे z बराबर लिखने का तरीका, जो आपका रियल लाइन है उसको हम r ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस लिखते हैं, ठीक है, और ये इसको अगर लिखना होगा तो ये IXL लिखेंगे, ये z बराबर है भाई, ये क्या है z बराबर, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होगा टोटल इम्पीडेंस, ये होता है मेन इम्पीडेंस। और यहीं पे आप लिख सकते हैं इम्पीडेंस पाइथागोरस प्रमेय से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर होगा आर का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जेड बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XL का ये स्क्वायर, ये अंडर रूट में होगा। ये इम्पीडेंस बराबर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, इतना होता है, आपको एकदम याद होना चाहिए, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आप पावर फैक्टर निकाल लीजिए भाई, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर देखिए क्या होगा यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल के सहारे, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर देखिए क्या होता है, cos फाई होता है, cos फाई इज इक्वल टू, देखिए cos आधार बटे कर्ण, cos क्या बराबर आधार बटे कर्ण ना, ये हो जाएगा आधार क्या है भाई r बटे में z, r बटे में z, या फाई बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, चलिए हम यहीं लिख दे रहे हैं, आप लोग सीधा लिखते हुए आइएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, या फाई बराबर यहाँ पे आपका निकल के आएगा cos इनवर्स r बटे में z। आप अगर ना इस डायग्राम को समझ लेंगे तो ये सब याद नहीं किया जाता है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, कैसे जैसे हम निकाल रहे हैं ऐसे आप निकाल के प्रैक्टिस करिए बस, ठीक है। अब देखिए अगर आपको फेज एंगल निकालना है भाई, फेज एंगल, ठीक है, तो ये tan फाई बराबर होगा, क्या होगा भाई, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, XL बटे में R, XL बटे में R, या सिर्फ फाई बराबर, फाई का मान इन सभी दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं, tan इनवर्स XL बटे में R, ये होगा फाई बराबर भाई, ये फेज एंगल आपका आ गया, ठीक है। ये क्या है, फेज एंगल। हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो इसी को हम नाम देते हैं प्रवणता, वहाँ पे मतलब इसका झुकाव कितना है, ठीक है। यहाँ पे हम फेज एंगल कहेंगे वोल्टेज, और यहाँ पे इम्पीडेंस है और रेजिस्टेंस है, फेज एंगल मतलब वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को हम कहते हैं ना। इतना समझ में आया, चलिए ये बनाइए और नोट करिए आप लोग। अब हमारा नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए आप लोग, पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई। देखिए चलिए पावर ट्रायंगल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमने यहाँ पे वोल्टेज दिखा दिया भाई, ऐसे ये क्या है
वोल्टेज है। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं, चलिए यहाँ पे हम छोटा सा बना लेते हैं अपना परिपथ, क्योंकि बिना परिपथ का काम तो होने वाला है नहीं। ये सप्लाई वोल्टेज है वी मैक्स साइन ओमेगा टी। हमने ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दिखा दिया भाई, और ये आपका है वी आर और ये वी एल, ये आर है और ये एल है। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये जो करंट होगा ना ये आई है, ठीक है। हमने देखा कि ये जो टोटल करंट है ये वोल्टेज से कितना भाई 5 डिग्री लैग कर रहा है। अभी हमने यही देखा 5 डिग्री लैग कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं जिस परिपथ में रेजिस्टेंस लगा है उसमें इंडक्टेंस भी लगा है, तो दोनों का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। रेजिस्टेंस क्या काम करवाएगा, उस परिपथ को कार्य करवाएगा, और इंडक्टेंस उस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करवाएगा। अब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करा रहा है, इसका मतलब भाई कि उस परिपथ में इंडक्टेंस का प्रभाव है तभी ना। तो वो ये जो आपकी ये करंट है ना, ये करंट, अब इस करंट का यहाँ पे प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब इंडक्टर के केस में इस करंट के कुछ वैल्यू होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहे होंगे। इंडक्टेंस लगा होने के कारण टोटल करंट नहीं लैग करेगा, कुछ उसमें से 90 डिग्री लैग करेगा और वही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करवाएगा, ठीक है। प्योर इंडक्टर के केस में हमने देखा था ये चीज़। और इस रेजिस्टेंस लगे होने के कारण इस करंट के कुछ कंपोनेंट्स इस वोल्टेज के फेज में होके जाएगा और वही पावर का लॉस करवाएगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं कैसे भाई, हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, देखिए अब ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया ना ये। यहाँ पे समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये हो गया, चलिए इसको हम नाम दे रहे हैं, ए ओ है मान लीजिए, ये ए है, ये बी है, ठीक, और ये मान लीजिए सी है। देखिए ये जो समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली ये भुजा ये कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है ना। और फाई के साथ और 90 अंश के साथ जो भुजा जुड़ी होती है उसे हम आधार कहते हैं। हमको इस आधार का मान निकालना है, मतलब ओए बटे में हमको ये ओ बी का मान मालूम है, बटे में लिख देंगे ओ बी, ठीक है। ओए बटे में ओ बी मतलब कि लंब बटे में कर्ण, ये क्या होता है भाई कॉस थीटा। लंब बटे में कर्ण मतलब कॉस थीटा, और यहाँ पे फाई है तो यहाँ हम लिख देंगे फाई। तो यहाँ से देखिए ओए का जो मान के निकल के आया आपका, ये ओ बी का मान क्या है आई, चलिए पूरा लिख दे रहे हैं, ओ बी कॉस फाई, यही है। और ये है भाई ओए, ओए बराबर यहाँ पे आ गया आई कॉस फाई। इसका मान क्या निकल के आया भाई, यहाँ पे इसका मान निकल के आया आई कॉस फाई, इसका मान निकल के आया। अब यहीं पे हम इसका मान निकाल लेते हैं, मतलब ए बी, यहीं पे हम लिख देंगे ए बी, यहीं पे हम क्या लिखेंगे भाई, ए बी बटे में क्या ओ बी, ए बी बटे में ओ बी बराबर, देखिए लंब बटे में कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, मतलब यहां लिखेंगे साइन फाई। ए बी का मान यहां पे निकल के आ गया भाई कितना, ओ बी का मान आई है तो आई साइन फाई आ गया, ठीक है। ये ए बी का मान आ गया, कितना आ गया भाई इसका मान आई साइन फाई। मतलब ये जो आपका कंपोनेंट्स है ये क्या है भाई, ये वाला आई साइन फाई है। क्लियर है इतना। और देखिए यही जो होता है, अब ये देखिए ये जो है भाई आप देख रहे होंगे ये किस लाइन पे है, काल्पनिक वाले लाइन पे, और ये किस लाइन पे है, रियल वाले लाइन पे, रियल, ठीक है। तो इसका नाम ये जो है ये कौन सा कंपोनेंट्स है भाई, इमेजिनरी कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स हैं, इमेजिनरी कंपोनेंट्स, या हम इसी को कहते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट्स। ये कौन सा कंपोनेंट्स हैं, हाँ यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ
क्या है भाई, आई साइन फाई, ठीक है। और यहां पे एक्टिव कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट क्या है भाई, आई कॉस फाई, मतलब यही जो करंट है आई साइन फाई, यही इस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कराएगी भाई। इसीलिए हम इसको कहते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट्स। और ये जो कंपोनेंट्स है आई कॉस फाई, ये जो करंट है आई कॉस फाई जो करंट है, ये पावर को लॉस कराएगी इस सर्किट में। आई साइन फाई चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न कराएगी और आई कॉस फाई ये पावर को लॉस कराएगी। मतलब कार्य कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी। इतना क्लियर है बात। एक्टिव कंपोनेंट्स ये कार्य कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इमेजिनरी जो है ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे भाई, अब इसको हम एक और दूसरे रूप में लिखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अगर हम इसी को बनाना चाहें तो क्या हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसको निकाल के हम दिखाना चाहें अगर, तो देखिए ये आपका फाई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है आई कॉस फाई, ये क्या है भाई, आई कॉस फाई। और ये जो निकल के आया आपका है आई, ये क्या है, आई है। और ये जो है निकल के आया आई साइन फाई, ठीक, आई साइन फाई। देखिए या तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे दिखा सकते हैं भाई, सिंपल अगर दिखाना चाहें ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये है आपका आई, ठीक, ये है आपका आई साइन फाई, ठीक। और ये आई स्मॉल आई ही लिखते हैं आई, और ये आई और ये फाई है आपका, ये आई कॉस फाई। अब देखिए इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी का गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक। देखिए ये जो है भाई इसी को हम कहते हैं एक्टिव पावर। देखिए भी आई कॉस फाई, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। और ये P है, और इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर, ये Q है। इस एक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, ये देखिए वाट होती है, किलो वाट भी होती है और मेगा वाट भी लिखा जाता है भाई कहीं बड़े यूनिट में, एक्टिव पावर की यूनिट। और इस रिएक्टिव पावर की यूनिट जो होती है क्या होती है भाई, देखिए वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। इसका ये भी यूनिट हो सकता है। और ये देखिए क्या है, ये है भाई अपरेंट पावर, इसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं, टोटल पावर अपरेंट पावर एस। और इसकी जो यूनिट होती है ये होती है भाई वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, ये होती है इसकी यूनिट। समझ में आया ये चीज़। कहने का मतलब अगर हम इसको और सिंपल तरीके से दिखाना चाहें तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, ये है आपका फाई, ये देखिए है एस मतलब अपरेंट पावर, और ये क्या है भाई एक्टिव पावर, और ये क्या है रिएक्टिव पावर, ठीक है ना। ये है पावर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप निकाल सकते हैं कॉस फाई का मान, अगर आपको निकालना होगा भाई कॉस फाई का मान, देखिए इससे निकाल सकते हैं पावर फैक्टर, निकालिए पावर फैक्टर, पावर फैक्टर निकालिए भाई, कॉस फाई
cos फाई बराबर देखिए क्या होगा, एक्टिव पावर बटे में टोटल पावर, P बटे में Q, ये क्या है भाई, पावर फैक्टर। क्या है ये, पावर फैक्टर। या क्या हो सकता है, इसका मात्रक आप लिख देंगे तो, और कभी कभी मात्रक के रूप में पूछ लेता है, तो एक्टिव पावर का मात्रक क्या होता है भाई, किलो, अगर केवीएम लिख रहे हैं किलो वाट, तो ये हो जाएगा, ये क्या है, अच्छा यहाँ टोटल पावर होगा ना, ये अपरेंट पावर एस, कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे में कर्ण, अपरेंट पावर का मात्रक होगा के वी ए। तो कहीं कहीं आपको देखिए ये भी दिखेगा W अपान में वी ए क्या है, W अपान में वी ए क्या है, वाट बटे में वोल्ट एम्पियर क्या है, तो आप कहेंगे ये पावर फैक्टर है। ठीक है, क्या है ये, पावर फैक्टर है भाई, नोट करिए। ठीक है, पावर फैक्टर आपका निकल के आया। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक, ये जो लिख लीजिए एक्टिव, देखिए एक्टिव पावर, या इसे हम कहते हैं रियल पावर, या ट्रू पावर भी कहते हैं, या हम इसे कहते हैं भाई वाटफुल पावर। इसे हम वाटफुल पावर इसलिए कहते हैं, कौन होता है भाई, ये वी आई कॉस फाई, यूनिट हम वहाँ पे लिख दिए हैं ना, आप चाहें तो यहाँ यूनिट भी आगे लिख सकते हैं। देखिए एक्टिव पावर, रियल पावर या वाटफुल पावर, ठीक है, वाटफुल पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा वाट मीटर रीडिंग लेता है ना, वो एक्टिव पावर का ही रीडिंग लेता है, ठीक है ना, हमारा जो वाट मीटर है वो एक्टिव पावर को ही रीड करता है, रिएक्टिव पावर को नहीं, इसलिए हम इसे कहते हैं वाटफुल पावर। ठीक है, अब जो आपका रिएक्टिव पावर है, इसे देखिए हम इमेजिनरी पावर भी कहते हैं। पावर, या हम इसे कहते हैं वाटलेस पावर। ठीक है, ये क्या होता है भाई, यही वी आई साइन फाई, वी आई साइन फाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपको ना ऐसे त्रिभुज बना के दे देगा, अब पूछ लेगा कि यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव पावर कहाँ होगा, रिएक्टिव पावर कहाँ होगा। ठीक है, ये चित्र बना के देगा और ऐसे पूछेगा आपसे ना, तो इस चित्र को बढ़िया से याद कर लीजिए। और कैसे आया, ये सब बढ़िया से एकदम स्पष्ट रूप से दिखा दिए हैं सब आपको, ठीक है ना। रियल रिएक्टिव पावर, इमेजिनरी पावर इसे कहते हैं, वाटलेस पावर इसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे डालिए। ठीक है, इसको एकदम यहाँ पे चाहे आप लिख सकते हैं, ये जो पावर होता है, ठीक है ना। देखिए कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो वो जो काम करा रहा है ना, वो हमारा भाई एक्टिव पावर ही काम को करवा पा रहा है। चाहे किसी को घुमाना हो, चाहे किसी को जलाना हो, कौन सा काम करवाता है, कौन सा पावर, एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का सिर्फ यही काम होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न कराता है। ठीक है, जैसे ये पंखा चल रहा है तो हमने बाइंडिंग किया, इंडक्टर बना, उसमें रिएक्टिव पावर आएगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गया तो इस पावर से तो पंखा घूमने नहीं लगेगा, तो बाइंडिंग के तार में रेजिस्टेंस होगा, जिससे आपका रिएक्टिव पावर आएगा। उस रिएक्टिव पावर के कारण उसमें टार्क उत्पन्न होने लगेगा। उसमें क्या होगा,
टार्क उत्पन्न होगा किसके कारण भाई? रिएक्टिव पावर के कारण। अभी जब हम लोग सेकेंड ईयर में मोटर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहे हैं तो हमारा टार्क बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम एक्टिव पावर को बढ़ा रहे हैं, तब वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है भाई? टार्क बढ़ने लगता है। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एक्टिव पावर का यूज। हाँ, ये सब नोट कर लिए, हो गया? ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्टिव पावर का यूज। इसी में एक्टिव पावर हेडिंग, या तो नीचे से हेडिंग डाल लीजिए एक्टिव पावर का यूज मोटर में टार्क उत्पन्न कराने के रूप में, हीटर में हीट उत्पन्न कराने के रूप में, तथा बल्ब में प्रकाश उत्पन्न कराने के रूप में यूज होता है। ठीक है, जबकि रिएक्टिव पावर का प्रयोग चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कराने के लिए होता है। रिएक्टिव पावर किसके लिए होता है भाई? रिएक्टिव पावर का उपयोग चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कराने के लिए होता है। ठीक, चलिए भाई, ठीक है, प्रैक्टिस करिए इसको बढ़िया से। जो ना समझ में आएगा घर पे जाइए, आज इसे ज़रूर पढ़िए ना। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चला हम लोगों के बीच, तो आप इसे घर पे जाके बहुत अच्छे से पढ़िए। जहाँ डाउट होगा कल वाले क्लास में आके पूछिएगा। ठीक।